स्वागत है हमारे अपने चैनल। तैयार हो जाओ एक मज़ेदार सफ़र के लिए। और एक बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। अरे भाई बहनों, नमस्ते नमस्ते। स्वागत है चैनल पर, जहां प्रेमचंद अंकल की कहानियां सुनकर आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे और यशपाल जी के ड्रामा में फंसकर बोलेंगे, अरे यार ये तो मेरी जिंदगी है। हम लाते हैं फुल मसाला उपन्यास, चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि ट्रैफिक में फंसे तो सुन लो, जिम में पसीना बहाओ तो सुन लो, या बाबूजी के लेक्चर में सो न जाए तो सुन लो। सब्सक्राइब करो वरना प्रेमचंद जी भूत बनकर आ जाएंगे। लाइक दबाओ, बेल बजाओ, नई मस्ती सबसे पहले। अध्याय 26, सुंदर युवती को जीतना। भारत पुरोहित सावधानी से पीछे मुड़ा। तुम क्या करना चाहते हो लड़के? किसी को मारना गैरकानूनी है। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लक्ष्य चंद्रा ने उसकी अनदेखी की, मुड़ा और स्वाति वाधवा का ठंडा हाथ पकड़ा। हस्ताक्षर करो। तारा की कस्टडी को छोड़कर बाकी सब कुछ उसे दे दो। स्वाति ने लक्ष्य की ओर देखा, कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप रही। अंत में वह राहत के साथ मुस्कुराए और सिर हिलाया। ठीक है। लक्ष्य थोड़ा स्तब्ध रह गया। इतनी आसानी से सहमत हो गई। उसे लगा था कि स्वाति को मनाने में कुछ मेहनत लगेगी, लेकिन स्वाति ने इतनी जल्दी हामी भर दी। स्वाति ने घृणा के साथ भारत की ओर देखा, उसकी आवाज़ शांत थी। चलो अभी तलाक लेते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। तुम इस नौजवान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो? भारत एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। स्वाति की सहमति ने उसे और भी गुस्से में डाल दिया। वह दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। क्या इस नौजवान के लिए ये सब इसके लायक है? स्वाति ने शांति से कहा, मैं अपना मन बदलने से पहले तुम्हें बकवास बंद कर देना चाहिए। भारत बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह मुड़ा और लक्ष्य की ओर देखा। वह एक सेट कॉस्मेटिक्स पर हजारों खर्च करती है और उसके हर कपड़े और जूते ब्रांडेड हैं। अब उसके पास न कार है न घर। मैं देखना चाहता हूं कि तुम, एक नौजवान, उसका खर्च कैसे उठाओगे। लक्ष्य ने उसकी अनदेखी की तो भारत ने ठंडा सा हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें नागरिक कार्यालय के दरवाजे पर इंतजार करूंगा, और फिर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, स्वाति के पैर अचानक कमजोर पड़ गए। लक्ष्य ने उसे जल्दी से थाम लिया और पाया कि वह पूरी तरह कांप रही थी। कोई बात नहीं, उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, सब खत्म हो गया। स्वाति ने अपना चेहरा लक्ष्य के सीने में छिपा लिया और दबी आवाज में बोली, मुझे खेद है कि तुम्हें ऐसी शर्मिंदगी देखनी पड़ी। लक्ष्य ने उसकी ठुड्डी उठाई और गंभीरता से कहा, तुम अभी बहुत शानदार थीं। स्वाति हंस पड़ी और अचानक उसे कुछ याद आया। वह यूएसबी ड्राइव खाली है ना? लक्ष्य ने भौहें उठाईं। तुम्हें कैसे पता? स्वाति ने आंखें चौड़ी कीं। लक्ष्य मुस्कुराया और बोला, मुझे ही नहीं, शायद भारत को भी पता है, इसलिए वह इतना बेखौफ है। स्वाति ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मैंने सोचा था कि इस तरह मैं उसे डरा सकती हूँ, लेकिन ये बदमाश बच निकला। उसे छोड़ देना, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्य मुस्कुराया, 1 महीने के अंदर मैं उसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। स्वाति ने लक्ष्य की कलाई पकड़ी और कहा, कोई मूर्खता मत करना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में चिंता भरी थी। भले ही भारत ने इन वर्षों में धन की हेराफेरी की हो, ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख होंगे, यह इसके लायक नहीं है। चिंता मत करो। लक्ष्य ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। लक्ष्य के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। अगले 24 दिनों में वहीदा रियल एस्टेट के 67% शेयर हासिल कर लेगा। तब उसके पास कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण होगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत और उसके पीछे के लोग अभी भी एक हाथ से आकाश को ढक सकते हैं। चलो, लक्ष्य ने स्वाति के बिखरे बालों को समेटा, पहले औपचारिकताएं पूरी करते हैं। स्वाति ने अचानक उसके कपड़े का कोना पकड़ा और बोली, रुको। उसने अपने होंठ काटे और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, अगर मैं तलाक के बाद तुम्हें पसंद नहीं करूंगी तो? उत्तेजना, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मुझे नींद नहीं आएगी। लक्ष्य की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने स्वाति को जलती हुई नजरों से देखा। मुझे लगता है तुम सही हो। स्वाति ने लज्जा से चेहरा फेर लिया, लेकिन लक्ष्य ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे वापस मोड़ा। उनकी नाक की नोक लगभग छू रही थी और वह लक्ष्य की आंखों में नाचती लपटों को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। उसकी आवाज़ मच्छर की तरह पतली थी, मैं बस पूछना चाहती थी, तलाक के बाद क्या तुम अभी भी? क्या होगा? लक्ष्य मुस्कुराया, क्या मैं तुम्हें पसंद करना जारी रखूंगा? स्वाति ने शर्म से आंखें बंद कर लीं और उसकी पलकें कांपते हुए सिर हिलाया। लक्ष्य हंसा, अचानक उसे कमर से उठाया और तेजी से बेडरूम की ओर चला। क्यों नहीं वास्तविक कार्यों से इसे साबित करें? लेकिन भारत अभी भी इंतजार कर रहा है। स्वाति दी
तुम इतनी समझदार हो। 10,583 शब्द। नागरिक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर भारत पुरोहित बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसने तीसरी बार फोन निकाला और समय देखा, 2 घंटे बीत चुके थे। मजाक कर रहे हो क्या? उसने पास के कूड़ेदान को जोर से लात मारी, फोन निकाला और स्वाति को कॉल किया। लंबे इंतजार के बाद कॉल अंततः जुड़ा। स्वाति वाधवा, तुम मेरा मजाक बना रही हो? वह माइक में चिल्लाया, मैं यहाँ पूरे दोपहर इंतजार कर रहा हूँ। लक्ष्य की आलसी आवाज फोन के दूसरे छोर से आई, जल्दी मत करो, हम जल्दी पहुंच रहे हैं। पृष्ठभूमि में एक रस्साकस्सी की आवाज आई और एक नाजुक, बस करो। भारत की कनपटियां फड़कने लगीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। लक्ष्य की आवाज में हंसी थी। थोड़ा इंतजार करो, हम जल्दी पहुंच रहे हैं। कॉल अचानक कट गया। भारत इतना गुस्से में था कि वह कांप रहा था। वह मूर्ख नहीं था और समझ गया था कि क्या हुआ, लेकिन पैसे के लिए उसने इसे सह लिया। 20 मिनट बाद एक एसयूवी भारत के सामने रुकी। लक्ष्य मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरा, इंतजार के लिए खेद है। तुम? भारत की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वह स्वाभाविक रूप से इस लाखों की यांगवांग U8 को पहचानता था। स्वाति पैसेंजर सीट से उतरी, उसकी गर्दन पर हल्के लाल निशान थे। ये दृश्य भारत को गुस्से से भर गया। शानदार, मैं सोच रहा था कि तुम इतनी खुश क्यों हो। पता चला तुमने कोई नौजवान नहीं बल्कि एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का ढूंढ लिया। वह अचानक लक्ष्य की ओर देखकर बोला, तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगा? क्या तुम्हें पता है कि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती? तारा को गोद लिया गया था। लक्ष्य मुस्कुराया, तो क्या? भारत एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत समझ गया। उसने स्वाति से कहा, देखा, क्या तुम सोचती हो कि इस तरह का नौजवान तुम्हारे प्रति सच्चा होगा? वह बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। लक्ष्य ने धीरे से गाड़ी लॉक की और कहा, सावधान रहो, क्या ये संभव है कि तुम बांझ हो? रास्ते में स्वाति ने उसे सब कुछ बता दिया था। भारत एक बिल्ली की तरह उछल पड़ा, जिसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। बकवास, मेरी प्रेमिका 3 महीने की गर्भवती है। ओह, ये सुनकर लक्ष्य समझ गया कि वह महिला इतनी जल्दी तरक्की चाहती थी, शायद वह किसी को ढूंढ रही थी। स्वाभाविक रूप से लक्ष्य ऐसी रोचक बात को साझा करना चाहता था। क्या ये संभव है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है? तुम बकवास कर रहे हो। भारत का चीखना नागरिक कार्यालय में सबको बाहर देखने पर मजबूर कर गया और कुछ ने तो अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लक्ष्य उससे और बात करने के मूड में नहीं था। जल्दी करो और काम खत्म करो, छुट्टी का समय हो रहा है। अध्याय 27। 100 मिलियन रुपये परिवार सुरक्षा निधि। बीप, ये पता चला कि आपका स्वाति वाधवा के साथ घनिष्ठ संबंध था। परिवार सुरक्षा निधि का अनलॉक। परिवार चित्र पुस्तिका खुल रही है। परिवार के सदस्य नंबर 1 की जानकारी उत्पन्न हो रही है। नाम स्वाति वाधवा, आयु 28 वर्ष, व्यापक मूल्यांकन 89 अंक। नोट, व्यापक मूल्यांकन उपस्थिति, व्यक्तित्व और घनिष्ठता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। 80 अंक या उससे अधिक का मूल्यांकन परिवार चित्र पुस्तिका में शामिल होने के लिए योग्य है, जो रैंडम कार्यों की संभावना को बहुत बढ़ाता है और परिवार सुरक्षा निधि प्राप्त करता है। स्वाति वाधवा परिवार के सदस्य बनने की आवश्यकताओं को पूरा करती है, क्या उसे शामिल किया जाए? हाँ, नहीं। रैंडम कार्यों की संभावना बढ़ाने का मतलब है कि लक्ष्य चंद्रा अधिक सिस्टम पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। इतना अच्छा अवसर वह कैसे चूक सकता है? बिना सोचे उसने हाँ चुना। बीप, शामिल करना सफल रहा। परिवार के सदस्य नंबर 1 स्वाति वाधवा ऑनलाइन है। परिवार सुरक्षा निधि वितरित की जा रही है। नोट, परिवार सुरक्षा निधि केवल विशिष्ट परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। नोट, यदि पारिवारिक संबंध टूट जाता है तो सिस्टम परिवार के सदस्यों द्वारा खर्च किए गए सभी पैसे, वस्तुएं, संपत्तियां, वाहन आदि को स्वचालित रूप से वापस ले लेगा। लक्ष्य समझ गया, इसका मतलब था कि वह इस परिवार निधि का उपयोग केवल स्वाति के लिए कर सकता था। यदि परिवार का सदस्य नंबर 2 ऑनलाइन आता है तो उसकी सुरक्षा निधि केवल परिवार के सदस्य नंबर 2 के लिए उपयोग की जा सकती है। यदि दोनों का रिश्ता टूट जाता है तो सिस्टम इस परिवार को दिए गए सभी उपहारों को वापस ले लेगा। जब लक्ष्य सोच रहा था, उसका फोन कंपन करने लगा और बैंक खाते में आने की जानकारी दिखाई। नोट, परिवार सुरक्षा निधि 100 मिलियन रुपये। वाह, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। लक्ष्य के हाथ कांपने लगे और उसने अविश्वास में फिर से गिना। अंततः पुष्टि हुई कि यह 9 अंकों की संख्या थी, पूरे 100 मिलियन। वाह सिस्टम, मैं अब तुम्हें पिताजी नहीं बुलाऊंगा। तुम मुझे अपना बेटा भी नहीं मानते। क्यों नहीं सीधे मुझे 100 मिलियन दे दिए? लक्ष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों का फायदा उठाता है और फिर नाराजगी जताता है। वास्तव में वह अपने दिल में 99 और 81 बार सिर झुका चुका था। हालांकि वह इस पैसे को केवल स्वाति के लिए खर्च कर सकता था, वह इसे खर्च न करने का विकल्प चुन सकता था। अगर वह इसे बैंक में रखता और ब्याज कमाता तो वह सालाना कई मिलियन रुपये कमा लेता। बेशक लक्ष्य ऐसा नहीं करेगा।
उसने बेतरतीब ढंग से संपत्ति पैनल खोला। नाम लक्ष्य चंद्रा, आयु 20 वर्ष, लंबाई 180 सेमी, धन 890, 585 रुपये, आकर्षण 90, शारीरिक फिटनेस 50। उपविकल्पों में ताकत, ऊर्जा, गति, कुनकुन और अन्य शारीरिक फिटनेस शामिल हैं। कौशल कोई नहीं। परिवार चित्र पुस्तिका 1/100। गुणांक बिंदु 2 बिंदु। लक्ष्य ने गुणांक पैनल देखा और पाया कि 2 नए गुण जोड़े गए थे। एक परिवार था, दूसरा गुणांक बिंदु। परिवार के सदस्य समझ में आते हैं, इसका मतलब है कि वह अधिकतम 100 परिवार के सदस्यों को इकट्ठा कर सकता है। गुणांक बिंदु का क्या मतलब है? बिंदु जोड़ना। लक्ष्य लगभग भूल गया था कि उसने न केवल स्वाति के घर से नंबर 1 हवेली की संपत्ति प्राप्त की थी, बल्कि 2 गुणांक बिंदु भी मिले थे। लक्ष्य ने उपगुणांक पैनल खोला। ताकत 9, गति 8, रक्षा 8, ऊर्जा 10, कुनकुन 15। लक्ष्य ने नीचे देखा और महसूस किया कि सिस्टम उसका मजाक उड़ा रहा है। कौन है 15? मेरा तो स्पष्ट रूप से ड्रैगन जैसा भाला है, ठीक है। शिकायत करते हुए लक्ष्य ने उन गुणों की जांच की जिन्हें जोड़ा जा सकता था, जिनमें वर्तमान में लंबाई, उपस्थिति और उपगुण शामिल थे। ज्यादा सोचे बिना लक्ष्य ने 2 गुणांक बिंदुओं को क्रमशः लंबाई और कुनकुन में जोड़ा। दोनों गुणों के मूल्य तुरंत बदल गए, एक 181 सेमी हो गया और दूसरा 16 सेमी। लेकिन लक्ष्य को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या ये तुरंत प्रभावी नहीं है? क्या इसे अभी भी विकास की आवश्यकता है? लक्ष्य गाड़ी में बैठा और अपने शरीर की फिर से सावधानी से जांच की और वास्तव में कोई बदलाव नहीं था। शायद इसे दूसरी बार विकास की आवश्यकता है। जबलपुर विश्वविद्यालय। जैसे ही शालिनी जवेरी अपनी पाठ्यपुस्तकों के साथ शिक्षण भवन से बाहर निकली, उसे एक ट्रेंडी ब्रांड के कपड़े पहने लड़के ने रोका। सहपाठी, क्या तुम मुझे वीचैट पर जोड़ सकती हो? लड़के ने कूल बनने का नाटक किया और एक आत्ममुग्ध मुस्कान दिखाए। क्षमा करें, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। शालिनी ने ठंडेपन से मना किया और लड़के को बाईपास करके चली गई। लड़का वहीं खड़ा रहा, शालिनी की दूर जाती पीठ को नाराजगी भरी नजरों से देखता हुआ। हमारी ज़ो को फिर से हिट किया गया। एक गुलाबी बालों वाली लड़की अचानक शालिनी के सामने कूद पड़ी। उसके गोरे चेहरे पर चंचल भाव थे। वह एक काली स्वेटशर्ट, सेलस कट और घुटने तक सफ़ेद मोजे पहने थी, जो उसे थोड़ा क्यूट और कंट्रास्टिंग बनाता था। जया, शालिनी आश्चर्य से मुड़ी। तुम नाटक क्लब की पार्टी में नहीं गई थी? जया नैन ने होंठ बिचकाए और उसके गुलाबी बाल उसकी हलचल के साथ हिलने लगे। यह इतना उबाऊ था। वे या तो अपने बॉयफ्रेंड्स द्वारा दी गई बईज़े की शेखी बघार रहे थे या अपने बॉयफ्रेंड्स के गेम खेलने की शिकायत कर रहे थे। उसने उल्टी करने वाला चेहरा बनाया और बोली, मैं एक स्टार बनना चाहती हूँ, मैं प्रेममग्न नहीं होना चाहती। शालिनी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तब तुम इसे व्यवहार में क्यों नहीं लाती? पिछले बार साहित्य क्लब के सीनियर। रुक। जया ने स्वेटशर्ट के पीछे की ओर इशारा किया, जहां एक आकर्षक सफ़ेद नारा छपा था, बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम में नहीं पड़ता। वैसे भी मैं प्रेम में विशेषज्ञ हूँ। क्या वे साधारण लोग मेरे लायक हैं? शालिनी निरुत्तर थी। दूसरों को शायद नहीं पता, लेकिन उसे एहसास था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक बड़ी बातें करने वाली थी। वास्तव में वह कभी रिलेशनशिप में नहीं रही और पूरी तरह से सैद्धांतिक थी। उसे दूसरों का उसके सामने प्रेम प्रदर्शन करना भी विशेष रूप से नापसंद था। मेरी बात छोड़ो। जया ने हाथ हिलाया। वैसे तुमने जिस बॉयफ्रेंड का जिक्र किया, वह वही है जिसने हमारी माँ की सर्जरी के लिए पैसे दिए? नहीं, वह सिर्फ मेरा बहाना था। शालिनी को नहीं पता था कि उसका और लक्ष्य का रिश्ता क्या था, इसलिए उसने उदास स्वर में कहा। जया अचानक करीब आए और आंखें सिकोड़कर बोली, तुम झूठ बोल रही हो। क्या? शालिनी ने अनजाने में आधा कदम पीछे लिया। वह लक्ष्य चंद्रा निश्चित रूप से तुम्हें पसंद करता है। जया ने अपने गुलाबी बालों को धीरे से सहलाया। उसने हमारी माँ की सर्जरी के लिए 2 लाख रुपये दिए और तुम्हें चैनल का पूरा सेट भी दिया। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो वह इतना प्रयास क्यों करता? वह उसने नहीं कहा कि वह डेट करना चाहता है। शालिनी ने सिर हिलाया। हाँ। जया चौंक गई। क्लासिक चाल, कठिनाई से पाने का खेल। शालिनी हंसने और रोने के बीच थी। तुम ये सारी थ्योरी कहाँ से लाती हो? जया ने अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू किया। किताबें पढ़ो। प्रेम मनोविज्ञान, उच्च गुणवत्ता वाले पुरुष को पकड़ने के 100 तरीके, एक स्कम्बैग की 10 विशेषताएं। अचानक उसने विषय बदला। लेकिन जितना उच्च गुणवत्ता वाला स्टॉक, उतनी सख्त जांच। ऐसे कैसे? उसने अपना फ़ोन निकाला और तेजी से स्वाइप किया। मुझे उसका वीचैट भेजो और मुझे व्यक्तिगत रूप से उसका साक्षात्कार करने दो और बैकग्राउंड चेक करूं। उसी क्षण दोनों के फ़ोन एक साथ कंपन करने लगे। ये नाटक क्लब के अध्यक्ष से एक समूह संदेश था। जया ने आंखें घुमाईं और बड़बड़ाई, हमारे अध्यक्ष एक स्किट फिल्माना चाहते हैं जिसमें एक दबंग सीईओ मुझसे प्यार करता है, तो वे हमसे लग्जरी कार ढूंढने को क्यों कह रहे हैं? शालिनी ने असहाय होकर मुस्कुराया। वह जानती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को अध्यक्ष पसंद नहीं था। लग्जरी कार तो ठीक है, मैं बस कार रेंटल एजेंसी जा सकती हूँ, लेकिन बड़ा विला कहाँ से लाऊं?
क्या मैं सेल्स ऑफिस जाकर मॉडल यूनिट उधार मांगूं? उसने अचानक अपना फ़ोन शालिनी के सामने रखा और बोली, देखो, वह लाखों की लग्जरी कार चाहती है, वह सीधे निजी जेट क्यों नहीं मांग लेती? जया को अध्यक्ष के कहे पर गुस्सा आ गया। छात्रों को पहल करनी चाहिए और कला के लिए समर्पित होना चाहिए। समर्पित? लेकिन चाहे कितना भी गुस्सा हो, नाटक क्लब के सदस्य के रूप में उसे योगदान देना ही था। अचानक उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं और उसने शालिनी के कंधे पकड़ लिए। रुको, तुमने नहीं कहा कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने नई कार खरीदी है? इसे उधार लेने के बारे में क्या ख्याल है? अध्याय 28 बालवाड़ी शिक्षिका। काजल शर्मा। लक्ष्य चंद्रा हैरान खड़ा था। क्या तलाक नहीं हुआ? क्यों? नागरिक कार्यालय ने कहा कि तलाक के लिए पहले से अपॉइंटमेंट चाहिए। तलाक के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए? लक्ष्य थोड़ा भ्रमित था और उसे और भी अजीब जानकारी मिली थी। स्वाति लक्ष्य की प्रतिक्रिया से हंस पड़ी और उसकी आंखें चांद की तरह मुड़ीं। मूर्ख लड़के, मैंने पहले से ही अपॉइंटमेंट ले लिया है। 3-4 दिन में औपचारिकताएं पूरी करने आऊंगी। उसकी पतली उंगलियां लक्ष्य के कॉलर को खींची और उसने मीठी सांस छोड़ी। क्या यह अच्छा नहीं है? तुम्हारे पास अभी भी कुछ दिन है इस अनुभव का आनंद लेने के लिए। लक्ष्य स्तब्ध रह गया। ये बात सही लग रही थी। तुम दोनों का इश्कबाजी करना भारत को इतना गुस्सा दिला रहा था कि वह फटने वाला था। क्या इस दुनिया में कोई न्याय है, कोई कानून है? वह चिल्लाया, तुम मेरे सामने ऐसा कर रहे हो, तुमने हद पार कर दी। हमें क्या हुआ? स्वाति ने असंतुष्ट होकर कहा, क्या तुमने तलाक की अपॉइंटमेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए? क्या तुमने तलाक के लिए सहमति नहीं दी? वह तो नहीं हो सकता। भारत ने दांत पीसते हुए कहा, संक्षेप में, अगले कुछ दिनों में तुम दोनों को एक दूसरे से मिलने की अनुमति नहीं है, वरना मैं तलाक नहीं दूंगा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लक्ष्य ने संदेह से पूछा, वैसे भी हम तलाक लेने वाले हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क? भारत गुस्से में था। क्या यह इंसानी भाषा है? वह तुम्हारी पत्नी नहीं है और तुम इतनी आसानी से कह रहे हो। मैं बस पूछता हूं कि तुम सहमत हो या नहीं। पुरुषों को पुरुषों के लिए मुश्किल क्यों खड़ी करनी चाहिए? लक्ष्य ने हाथ बढ़ाया और भारत के कंधे पर थपथपाया, मैं तुमसे वादा करता हूं। इतना सीधा? भारत को संदेह हुआ, तुम सचमुच सहमत हो गए? बेशक। लक्ष्य ने स्वाति को गाड़ी में खींचा, मुड़ा और मुस्कुराया, अभी बहुत दिन बाकी हैं, हमारे पास खेलने के लिए ढेर सारा समय है। लक्ष्य के शब्दों में दोहरा अर्थ था, लेकिन दुर्भाग्य से भारत ने केवल सबसे बुनियादी अर्थ समझा। ठीक है, मैं तुम्हें एक पुरुष के रूप में सम्मान देता हूं, धन्यवाद। भारत का लहजा थोड़ा नर्म हुआ। अरे, ये। लक्ष्य का चेहरा अजीब था। इस लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी। गाड़ी शुरू हुई और लक्ष्य ने हाथ हिलाया, अलविदा पूर्वपति। भारत ने यांगवांग यू8 को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखा और जब वह पूरी तरह से गायब हो गई, तब उसने अपनी नज़र हटाई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। कई लोग, चाहे वे कितना भी अच्छा कहें, वास्तव में नहीं चाहते कि उनका पूर्वपति या पूर्वपत्नी उनसे बेहतर जिंदगी जिए। इसके अलावा लक्ष्य न केवल युवा है बल्कि अमीर भी है और स्पष्ट रूप से उससे कहीं बेहतर स्थिति में है। भारत में गुस्सा न होने का कारण यह था कि यांगवांग यू8 खरीदने वाले निश्चित रूप से सच्चे अमीर लोग होते हैं। आखिरकार यांगवांग को कौन खरीदेगा? वह ऐसे व्यक्ति को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह समझ गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि लक्ष्य ने स्वाति को बिना कुछ लिए घर छोड़ने के लिए मनाया। पता चला कि उसे उसकी संपत्ति की बिल्कुल परवाह नहीं थी। ये औरत कितनी भाग्यशाली है। ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती। भारत की आवाज़ अचानक रुक गई। उसे अचानक लक्ष्य के शब्द याद आए और उसके दिल में संदेह का बीज तेजी से जड़ें जमाने और अंकुरित होने लगा था। क्या उसका गर्भ में बच्चा वाकई मेरा नहीं है? वाहन सड़क पर चला, जिसमें मधुर संगीत बज रहा था। अपनी जिंदगी बदलो और खुद को खुश करो। अपनी जुनून को छोड़ दो और मौसम अच्छा हो जाएगा। हर बार जब मैं इससे गुजरता हूँ, मुझे कुछ मिलता है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सही विकल्प चुनो। अतीत को अतीत रहने दो। गीत के बोल सुनते हुए स्वाति की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। वह कुर्सी पर धीरे से झुकी, अपनी उंगलियों को संगीत की ताल पर हल्के से थपथपाती हुई। इस गीत का हर शब्द उसकी मनस्थिति को व्यक्त करता प्रतीत होता था। लक्ष्य, स्वाति की आवाज़ थोड़ी रुंधी हुई थी, इस गीत को चलाने के लिए धन्यवाद। लक्ष्य ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए रुक गया, उसका चेहरा थोड़ा भ्रमित था। तब उसने बज रहे संगीत पर ध्यान दिया और अजीब तरह से गला साफ किया, ये वह। खैर, स्वागत है। हाँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ। स्वाति ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराई, तुम इतने रोमांटिक क्यों हो? क्या तुम आमतौर पर लड़कियों को ऐसे ही मनाते हो? लक्ष्य ने एक टिश्यू निकाला और उसे थमा दिया। जब आपको जवाब देना नहीं आता, तो गहराई से काम करना सबसे अच्छा तरीका है। स्वाति ने टिश्यू लिया और स्पष्ट रूप से इससे बहुत खुश थी। एक पल की चुप्पी के बाद उसने फिर से बोला, क्या तुमने वाकई इसे मान लिया? तुम्हें उन धमकियों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। एक बार जब एक महिला संतुष्ट हो जाती है, तो वह रुकना नहीं चाहती।
लक्ष्य हंसा। स्वाति दी, क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पहचान की वजह से हूं? स्वाति ने कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब था कि वह सहमत थी। लक्ष्य ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और सामने देखा। स्वाति दी, कृपया मेरा अपमान न करो, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं। स्वाति का हाथ कांप गया। क्या लक्ष्य गुस्सा है? अचानक, अरे, तुम्हारा मतलब नहीं था। बात मत करो, जल्दी करो। पी। आधे घंटे बाद वाहन बालवाड़ी के सामने रुक गया। पैसेंजर सीट पर बैठी स्वाति के सुंदर चेहरे पर शर्म और गुस्सा था। लक्ष्य ने अपने कपड़े ठीक किए, संतुष्ट दिखते हुए, स्वाति दी, तुम पहले आराम करो, मैं तारा को लेने जाता हूँ। ये कहकर वह तेजी से गाड़ी से उतर गया। स्वाति ने अपने होंठ चाटे। ये बदमाश कहता था कि वह वैसा व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके कार्य बहुत ईमानदार थे। बालवाड़ी के प्रवेश द्वार पर लक्ष्य का आगमन कई माता पिता का ध्यान आकर्षित कर गया। आखिरकार बच्चों को लेने आने वाले पिता बहुत कम थे और लक्ष्य की सुंदर उपस्थिति के साथ ध्यान न आकर्षित करना मुश्किल था। वह किसका पिता है? इतना युवा दिखता है, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा, इतना सुंदर। चर्चा की आवाजें समय समय पर उनके कानों में आती थीं। लक्ष्य को इन नज़रों का बिल्कुल एहसास नहीं था और वह बालवाड़ी के गेट को एकटक देख रहा था। क्योंकि उसने सुबह तारा को छोड़ा था, वह जानता था कि वह किस शिफ्ट में थी। जल्द ही कक्षा 3 एक युवा शिक्षिका के नेतृत्व में बाहर आए। युवा शिक्षिका ने ताली बजाई और स्पष्ट आवाज में पुकारा, बच्चों, स्कूल खत्म होने से पहले हमें क्या बात करनी चाहिए? बच्चों ने तुरंत एक स्वर में जवाब दिया, अपनी नन्ही आवाजों में स्कूल खत्म होने का दैनिक नारा चिल्लाते हुए। सूरज काम छोड़ रहा है और चांद निकल रहा है। शिक्षक को अलविदा कहो, मम्मी और पापा इंतजार कर रहे हैं। हाथ मजबूती से पकड़ो और बैकपैक सुरक्षित रखो। सुरक्षा को पहले ध्यान में रखो और खुशी खुशी घर जाओ। नारा चिल्लाने के बाद एक छोटा सा आकृति तोप के गोले की तरह बाहर भागा। पापा। दो चोटियों और गुलाबी स्कूल बैग वाली तारा लक्ष्य की बाहों में जा गिरी। पापा शब्द ने लक्ष्य का दिमाग खाली कर दिया। तारा मुड़ी और अपने दोस्तों को दिखाया, देखा, तुमने नहीं कहा था कि तुमने मेरे पापा को नहीं देखा? यह मेरे पापा हैं। तारा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारा पिता इतना युवा कैसे हो सकता है? तारा ने होंठ बिचकाए, अपना गुलाबी छोटा चेहरा उठाया और जवाब दिया, ये सब मेरी मम्मी की काबिलियत की वजह से है। लक्ष्य इतना मनोरंजित हुआ कि वह हंसने लगा। उसने छोटी लड़की को ऊंचा उठाया, जिससे वह हंस पड़ी। आज बालवाड़ी में मजा आया। लक्ष्य ने तारा को अपने कंधे पर बिठाया और छोटी लड़की के छोटे हाथ स्वाभाविक रूप से उसके सिर को सहारा दे रहे थे। बहुत मजा आया। शिक्षिका ने हमें खरगोश बनाना सिखाया। मैंने 3 बनाए, एक मम्मी खरगोश और बच्चे खरगोश। वह लक्ष्य के कान के पास झुकी और बोली, एक और पापा लक्ष्य भी है। हाँ, लक्ष्य ने तारा का गोलमटोल छोटा चेहरा चुटकी में लिया। सौभाग्य से ये छोटी लड़की भारत पुरोहित की जैविक बेटी नहीं थी, वरना इतनी प्यारी नहीं होती। इस समय बच्चों को विदा करने के बाद महिला शिक्षिका काजल शर्मा ने ऊपर देखा और लक्ष्य को तारा को गोद में लिए देखा। फिर वह उसकी ओर चली। उसकी लंबाई महिला शिक्षिकाओं में विशेष रूप से आकर्षक थी, खासकर उसकी आश्चर्यजनक अनुपात वाली लंबी टांगें, जो उसकी वर्दी की छोटी स्कर्ट के नीचे और भी पतली दिखती थीं। उसका छोटा चेहरा, जो केवल हथेली के आकार का था, में गोल बादाम जैसी आंखें और गुलाबी चेरी जैसा मुंह था। हालांकि उसका शरीर परिपक्व था, उसका बेबी फेस ऐसा था कि लोग उसे चुटकी लेना चाहें। ये कहा जा सकता है कि वह एक मानक लंबी टांगों वाली लोलिता थी। तारा के पापा। काजल शर्मा लक्ष्य के सामने खड़ी हुई। नमस्ते, मेरा नाम काजल शर्मा है और मैं तारा की शिक्षिका हूँ। लक्ष्य ने जल्दी से सिर हिलाया। इन दिनों बच्चों वाले माता पिता को सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहिए, वह शिक्षक है। काजल ने कहा, मैं 3 साल से बालवाड़ी में पढ़ा रही हूँ और यह पहली बार है जब मैंने आपको देखा है। लक्ष्य ने सुना कि शब्दों में तंज था। हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, लक्ष्य ने खंडन नहीं किया। आखिरकार छोटी लड़की यहाँ थी और जल्दबाजी में स्पष्टीकरण केवल उसे दुखी करता। तारा के पापा। काजल ने अपने हाथ सीने के सामने जोड़े। एक शिक्षक के रूप में मुझे कुछ बातें कहनी होंगी। चाहे आप काम में कितने भी व्यस्त हों, कृपया अपने बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताएं। उसने नीचे तारा की ओर देखा, जो लक्ष्य की गर्दन को कसकर गले लगा रही थी, और उसकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई। तारा कक्षा में शांत रहती है। वह हमेशा अकेले चुपचाप खेलती है। पिछले बार जब हम मेरे पापा थीम पर चित्रकारी कर रहे थे। काजल रुकी। उसने बहुत देर तक कोशिश की लेकिन चित्र पूरा नहीं कर सकी। लक्ष्य ने महसूस किया कि उसकी बाहों में छोटा शरीर अचानक खड़ा हो गया और तारा ने अपना चेहरा उसके कंधे में दबा लिया। उसने बच्चे की पीठ को सांत्वना देते हुए थपथपाया और मन ही मन भारत पुरोहित के पूर्वजों को 18 पीढ़ियों तक कोसा। एक शिक्षक के रूप में मैं समझती हूँ कि माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन बच्चे केवल एक बार बड़े होते हैं। काजल ने गंभीरता से कहा। तारा की मम्मी पहले हमेशा अकेले स्कूल की गतिविधियों में आती थीं।
मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप दोनों को एक साथ देखूंगी। बेशक बेशक। काजल शिक्षिका, तारा की देखभाल के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है, यह मेरा कर्तव्य है। काजल की नज़र लक्ष्य के चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए टिकी और वह चुपके से आश्चर्यचकित थी। उसके सामने का लड़का चाहे जितना देखो कॉलेज का छात्र लगता था। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि तारा जितनी बड़ी बेटी होने के बावजूद वह इतना युवा और सुंदर कैसे रह सकता है। सचमुच वह तारा की ओर फिर से देखे बिना नहीं रह सकी। छोटी लड़की अपने पिता की गर्दन को स्नेह से गले लगा रही थी, उसका छोटा चेहरा पूरी तरह से निर्भरता से भरा था। अजीब, वह सौतेला पिता नहीं लगता। काजल ने कहा, क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकती हूँ और सौंदर्य रखरखाव पर कुछ सलाह ले सकती हूँ? रखरखाव? लक्ष्य समझ नहीं पाया। वह अपने चेहरे को धोने के लिए केवल साबुन का उपयोग करता था या फिर कुछ भी नहीं। दूसरा पक्ष उससे सलाह क्यों मांग रहा था? हालांकि चून की शिक्षिका ने ऐसा कहा, वह मना कैसे कर सकता था। इसलिए दोनों ने एक दूसरे को वीचैट पर जोड़ा। अध्याय 29 ठंडी स्कूल ब्यूटी, मैं उसे गिरते नहीं देख सकती। गाड़ी धीरे धीरे बालवाड़ी से दूर चली। तारा कार की खिड़की पर झुकी और काजल शर्मा को अलविदा करने के लिए हाथ हिलाया। स्वाति ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से विचारपूर्वक वहां खड़ी लंबी टांगों वाली लोलिता शिक्षिका को देखा। मम्मी! तारा अचानक मुड़ी और उत्साह से स्वाति की बाहों में जा गिरी। काजल शिक्षिका ने पापा का वीचैट जोड़ा। तारा के सीधे पापा कहने पर स्वाति ने लक्ष्य की ओर देखा। ये देखकर कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने शांति से होंठ सिकुड़े ताकि हंसी न निकल जाए। सचमुच? वीचैट क्यों जोड़ा? काजल शिक्षिका ने कहा। तारा ने सिर झुकाया और याद किया, उन्हें पापा से सौंदर्य रखरखाव का रहस्य पूछना है। लक्ष्य ने रियरव्यू मिरर में स्वाति की आधी मुस्कान देखी और जल्दी से समझाया, ये सिर्फ औपचारिकता थी। आखिरकार हमें शिक्षक को खुश करना है। स्वाति ने समझते हुए सिर हिलाया, मैं समझ गई। वह आगे बोली, मुझे अगले कुछ दिनों के लिए वापस यहाँ रहना चाहिए। लक्ष्य का इरादा होटल में कमरा लेने का था, लेकिन स्वाति के ऐसा कहने पर उसने सिर हिलाया। उसे अभी याद आया कि उसे नहीं पता था कि नंबर 1 हवेली में घर का नवीनीकरण हुआ है या नहीं। इसलिए उसने अपना फ़ोन उठाया और अपने पिछले सेल्स मैनेजर को कॉल किया। कॉल जल्दी जुड़ा। हेलो श्रीमान लक्ष्य, मैं नंबर 1 हवेली में अपार्टमेंट के नवीनीकरण के बारे में पूछना चाहता हूँ। फ़ोन के दूसरे छोर पर तान्या मेहरा स्तब्ध रह गई और मन ही मन सोचा, वह वाकई एक अमीर आदमी है। उसे ये भी नहीं पता कि उसने जो घर खरीदा वह सजाया गया है या नहीं। 10 मिलियन की कीमत का घर खरीदना मानो गोभी खरीद रहा हो। चिंता न करें, ये 660 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट है जिसमें शानदार सजावट है। आप तुरंत इसमें रह सकते हैं। ये पूरी तरह से इटालियन फर्नीचर और जर्मन स्मार्ट होम सिस्टम से सुसज्जित है। लक्ष्य की स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत हो गई। 660 वर्ग मीटर? हाँ, तान्या ने समझाया, ये हमारी नंबर 1 हवेली में सबसे ऊपरी मंजिल का यूनिट है। बाजार मूल्य कम से कम 50 मिलियन है। 5 श्रीमान लक्ष्य, आपने क्या कहा? लक्ष्य ने हल्के से खांसा। मैं समझ गया, मैं कल जाकर देखूंगा। ठीक है श्रीमान लक्ष्य, जब आप आएं तो मुझे संपर्क करें। फोन कट गया। लक्ष्य ने खुद को शांत किया। उसके बैंक कार्ड में अभी भी 100 मिलियन रुपए थे, तो 50 मिलियन की कीमत वाला घर स्वीकार्य था। पापा! तारा ने अचानक पीछे की सीट पर हाथ कमर पर रखे, उसका चेहरा फूला हुआ था। काजल शिक्षिका ने कहा कि गाड़ी चलाते समय फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। लक्ष्य ने जल्दी से फ़ोन एक तरफ रखा और कहा, ठीक है, पापा को पता है कि वह गलत था। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, स्क्रीन फिर से चमकी। यह शालिनी जवेरी का एक संदेश था। सामान्य अर्थ ये था कि नाटक क्लब एक छोटा नाटक फिल्माने की तैयारी कर रहा है और वह उसकी कार को प्रॉप के रूप में उधार लेना चाहती थी, और पूछा कि क्या ये ठीक है। हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं थी। लक्ष्य जवाब देने ही वाला था कि तारा फिर चिल्लाई, पापा! उसने अनमने ढंग से फिर से फ़ोन रख दिया और असहाय होकर मुस्कुराया। स्वाति दी, लक्ष्य ने अचानक पूछा, क्या तुम जानती हो कि वे कपड़े कहाँ से खरीदे जा सकते हैं जो दिखने में साधारण हो लेकिन वास्तव में सस्ते न हो? उसके लिए 10 रुपये की टी शर्ट और 10,000 रुपये की टी शर्ट में कोई अंतर नहीं था। बस उसे कल शालिनी के स्कूल में कार पहुंचानी थी, तो उसे उसका लिहाज करना था। वह बहुत ज़्यादा शानदार कपड़े नहीं पहनना चाहता था, इसलिए उसने ये सवाल पूछा। स्वाति ने एक पल सोचा और बोली, मुझे वित्तीय सड़क पर एक कस्टम मेड दुकान पता है। कैसे मैं तुम्हारे लिए एक सेट खरीद दूँ? मेरे लिए खरीदेगी? लक्ष्य की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने गाड़ी किनारे खड़ी कर दी। उसने अपना फ़ोन निकाला और तेजी से ऑपरेट किया। मैंने तुम्हें कुछ जेब खर्च ट्रांसफ़र किया है। स्वाति का फ़ोन तुरंत बजा। उसने नीचे देखा और इतना चौंक गई कि उसने लगभग फ़ोन फेंक दिया। 10 लाख? लक्ष्य बस यह आजमाना चाहता था कि क्या परिवार सुरक्षा निधि को स्वाति के माध्यम से अपने लिए खर्च किया जा सकता है। 2 घंटे बाद लक्ष्य ने स्वाति और तारा को वापस भेज दिया।
पीछे की सीट पर दर्जनों शॉपिंग बैग देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई थी। ऐसा लगता था कि सिस्टम इस तरह के आंतरिक पारिवारिक पूंजी प्रवाह को मान्यता देता है। जब तक पैसा स्वाति द्वारा खर्च किया जाता है, वह जो भी करती है वह उचित है। अब लक्ष्य को अपने परिवार को ढूंढने की और भी प्रेरणा थी। लक्ष्य के किराया घर में वापस। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, खाने की खुशबू ने उसे प्रभावित किया। लक्ष्य ने डाइनिंग टेबल पर 3 व्यंजन और एक सूप को साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित देखा। श्रेया दी। लक्ष्य ने सिर निकाला, इधर उधर देखा और कुछ शब्दों में पुकारा। लिविंग रूम इतना ही बड़ा था कि एक नज़र में देखा जा सकता था। उसने मुख्य रूप से बेडरूम की ओर पुकारा था। कोई जवाब न देखकर लक्ष्य ने बेडरूम का दरवाजा खटखटाया और कुछ बार पुकारा। अंदर कोई हलचल न देखकर उसने दरवाजा खोला। चली गई। बेडरूम में कोई नहीं था तो केवल एक ही संभावना थी, श्रेया चौहान उसके इंतजार से पहले चली गई थी। डाइनिंग टेबल पर लौटकर लक्ष्य ने ठंडे खाने को अजीब भाव से देखा। स्टीम सी बास, चाइव्स के साथ स्क्रैम्बल्ड एग्स, लहसुन सॉस के साथ ऑयस्टर और यम और पोर्क रिब सूप। उसे लगा कि इस संयोजन में कुछ गड़बड़ थी। कटोरी और चॉपस्टिक के नीचे एक कागज़ था। जब उसने इसे खोला तो उसने 8 शब्द देखे। लिखावट बहुत तेज थी लेकिन बहुत सुंदर थी। इसमें लिखा था, अपने पैरों पर खड़े रहो और आत्मनिर्भर बनो। इसका क्या मतलब है? लक्ष्य पूरी तरह से श्रेया के छोड़े इन 8 शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका। उसने एक पल हिचकिचाया, फिर अपना फ़ोन निकाला और श्रेया को कॉल किया। बीप बीप बीप। कॉल जल्दी जुड़ा लेकिन कोई नहीं बोला। श्रेया दी। लक्ष्य ने संकोच से पुकारा। हम फ़ोन के दूसरे छोर से श्रेया की ठंडी आवाज़ आई। लक्ष्य ने अगले कुछ दिनों में स्थानांतरित होने का फैसला किया था, इसलिए उसने कहा, श्रेया दी, अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। रिसीवर से अचानक एक ऐसी आवाज़ आई जो केवल देर रात की फिल्म में सुनाई देती थी और लक्ष्य के अगले शब्द अचानक रुक गए। वाह, नहीं तो। दूसरी तरफ। लक्ष्य, क्या तुम वॉल्यूम कम कर सकते हो? श्रेया ने अपने फ़ोन को लज्जा से ढक लिया, मुड़ी और बिस्तर पर लेटी लता लूथरा पर नाराज़गी से देखा। लता केवल जांघों को मुश्किल से ढकने वाली होम हॉट पैंट पहने थी। उसकी 2 लंबी सफ़ेद टांगें हवा में लटक रही थीं। वह ठुड्डी टिकाए बिस्तर पर लेटी थी, एक टीवी शो देख रही थी। श्रेया के शब्द सुनकर उसने जीभ निकाली और जल्दी से अपने टैबलेट का वॉल्यूम कम कर दिया। लक्ष्य। श्रेया ने फिर से फ़ोन उठाया, उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक नाटक देख रही है। तुमने क्या कहा? तब लक्ष्य को एहसास हुआ कि लड़कियां भी ऐसी चीज़ें देखती हैं। ओ, मेरा मतलब है, तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्या आज का खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं। लक्ष्य ने टेबल पर किडनी टॉनिक सेट भोजन को देखा, हंसने और रोने के बीच में, बस मुझे शायद स्थानांतरित करना होगा। श्रेया कुछ सेकंड के लिए चुप रही। तुम कहाँ स्थानांतरित हो रहे हो? नंबर 1 हवेली की ओर। नंबर 1 हवेली? वह जगह तो बहुत महंगी है। श्रेया अचानक प्रतिक्रिया देती हुई थी और उसे पैसेंजर सीट पर देखी गई लड़की की तस्वीर याद आई। उसका शुरू में कुछ संदेह था, लेकिन अब वह 100% निश्चित थी कि लक्ष्य वास्तव में किसी द्वारा रखा जा रहा है। फ़ोन कट गया। श्रेया ने गहरी सांस ली। उसने लक्ष्य को उसकी पतन के लिए दोषी नहीं ठहराया। इसके बजाय उसे थोड़ा दुख और अपराधबोध महसूस हुआ। सोचने पर, इतनी मेहनत करने और अपनी सारी मोहब्बत देने के बाद उसे अपनी ही बहन ने धोखा दिया था। कोई भी गहराई से आहत होता, इसलिए लक्ष्य का ऐसा करना समझ में आता था। लेकिन वह लक्ष्य को पतन में गिरते नहीं देख सकती थी। वह लता की ओर मुड़ी। लता, बताओ, अगर लक्ष्य वाकई रखा जा रहा है तो भविष्य में क्या होगा? लता ने अपनी उंगली काटी और लापरवाही से कहा, क्या हो सकता है? जब अमीर औरत उससे ऊब जाएगी तो उसे लात मार देगी। तब तक वह निश्चित रूप से सामान्य जीवन के अनुकूल नहीं हो पाएगा। आखिरकार, सादगी से विलासिता की ओर जाना आसान है, लेकिन विलासिता से सादगी की ओर मुश्किल। वह या तो एक और क्लब ढूंढेगा या एक क्लब में हेडलाइनर बन जाएगा। संक्षेप में, सामान्य जीवन में वापस आना मुश्किल होगा। श्रेया की आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। हम इसे कैसे रोक सकते हैं? यह आसान है। लता ने अपनी लंबी सफ़ेद टांगें हिलाईं। क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर उसका एक सच्चा रिश्ता हो? जादू को केवल जादू से हराया जा सकता है और पूर्व को हराने की एकमात्र चीज़ है वर्तमान। वर्तमान। श्रेया ने अपने आप से बड़बड़ाया, उसकी सुंदर आंखों में दृढ़ता थी। अध्याय 30 नाटक में नायिका की भूमिका। जबलपुर विश्वविद्यालय के नाटक क्लब के नाटक कक्षा में धूप खिड़कियों से लकड़ी के फर्श पर चमक रही थी। शालिनी जवेरी एक कोने में फोल्डिंग कुर्सी पर बैठी थी, अपनी नजरें फ़ोन स्क्रीन पर टिकाए बिना पलक झपकाए। लक्ष्मी चंद्रा ने अभी तक उनके संदेश का जवाब नहीं दिया था। शालिनी। जया नायर जल्दी में दौड़ते हुए आए, उनकी गुलाबी डबल चोटियां खास तौर पर ध्यान खींच रही थीं। प्रोफेसर ने कहा कि नायिका की भूमिका अभी तय नहीं हुई है। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? शालिनी ने सिर हिलाया और फ़ोन लॉक कर लिया। मैं हिस्सा नहीं लूंगी। क्यों?
जया ने आंखें चौड़ी करके उनके बगल में बैठ गई। प्रोफेसर ने कहा कि नायिका की भूमिका निभाने से तुम्हें ढेर सारे क्रेडिट्स मिल सकते हैं। तुम्हारे ग्रेड्स और इन क्रेडिट्स के साथ तुम शायद पूरी छात्रवृत्ति पा सकती हो। इसके अलावा नाटक के प्रसारण के बाद तुम्हें मुनाफे का हिस्सा भी मिलेगा। तुम क्यों नहीं चाहती? जया ने याद दिलाया, यह मत भूलो, हालांकि हमारी माँ की सर्जरी का खर्चा चुक गया है, लेकिन बाद के इलाज के लिए अभी भी बहुत पैसे चाहिए। तुमने अपनी प्लेमेट की नौकरी छोड़ दी। अगर तुम इसके लिए नहीं लड़ोगी तो भविष्य में क्या करोगी? तुम वाकई किसी के भरोसे नहीं रह सकती, है ना? उन्होंने नहीं कहा कि वह मेरा भरण पोषण करेंगे। शालिनी को वास्तव में उम्मीद थी कि लक्ष्मी कहेंगे कि वह उनका भरण पोषण करेंगे, तुम पैसे दो और मैं दूसरों को दूंगी, तब वह पैसे को निश्चिंत होकर ले सकती थी। लेकिन ये लड़का कुछ भी नहीं मांगता था। उनकी प्रकृति को देखते हुए उन्हें इस तरह की घुमाफिरा कर बात करना सबसे ज़्यादा नफरत थी। वह वाकई नाराज थी। मुझे बस लगता है कि वह भी मेरा वित्तीय प्रायोजक है और उसने मुझे इतने पैसे दिए हैं। जब तक मैं उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर लेती, मैं अन्य लड़कों से संपर्क नहीं कर सकती। जया की नज़रें नाटक की स्क्रिप्ट के कवर पर पड़ीं। जब उन्होंने डोमिनियरिंग सीईओ मुझसे प्यार करता है शब्द देखे तो उन्हें अचानक समझ आया। नाटक में कई दृश्य हैं जहां नायिका और नायक को करीबी संपर्क की जरूरत होती है। जया नीचे बैठी और शालिनी की आंखों में देखकर बोली, क्या तुम डरती हो कि कोई नाखुश होगा? शालिनी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे बस डर है कि वह नाखुश होगा। तो इसीलिए तुमने प्लेमेट की नौकरी छोड़ी? और क्या? जया ने व्यस्त अन्य सदस्यों की ओर देखा और अपनी आवाज़ धीमी करके बोली, तुम वाकई उससे प्यार तो नहीं कर बैठी ना? शालिनी ने होंठ सिकुड़े और कहा, मुझे नहीं पता, ये प्यार हो सकता है या कृतज्ञता। हाँ, मैं कृतज्ञ हूँ। जया ने जोर से सिर हिलाया। मेरे प्रेम विशेषज्ञ के पेशेवर विश्लेषण के अनुसार मनोविज्ञान में इसे सस्पेंशन ब्रिज प्रभाव कहते हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव या संकट में होता है तो वह तनाव के कारण होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं जैसे तेज धड़कन को गलती से रक्षक के प्रति अच्छी भावना समझ लेता है। मुझे लगता है कि तुम्हारा मामला यही है। अपने आधे अधूरे प्रेम सिद्धांत से मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। शालिनी ने होंठ टेढ़े किए और फ़ोन जेब में डाल लिया। जया ने अपने गुलाबी बालों को रगड़ा, बेबस दिखते हुए गंभीरता से, तुम क्या करने वाली हो? मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, मैं खाना डिलीवरी करूंगी। सुना है ये काफ़ी लाभकारी है। खाना डिलीवरी? जया की गुलाबी डबल चोटियां आश्चर्य से खड़ी हो गईं। क्या तुम पागल हो? तुम नायिका की भूमिका छोड़कर खाना डिलीवरी करने जा रही हो? इस चीख ने कई सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। शालिनी ने सिर हिलाया। यह मत कहो कि मैं प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती। अगर मैं चाहती भी तो शायद जीत न पाऊं। मुझे डर है कि इस भूमिका के लिए कई लोग होंगे। जया ने सिर हिलाया। ये सही है, लावण्या चावला, वह हरी चाय, और गौरी सक्सेना, वह सोने की खोजी, वे शायद इसे पाने के लिए दृढ़ हैं। उसने तिरस्कार भरे लहजे में होंठ टेढ़े किए। खासकर लावण्या चावला, वह हमेशा इतनी चुलबुली होती है और हमेशा सबसे अच्छी भूमिकाएं हथियाने की कोशिश करती है। ये कहते हुए उसने पास ही बात कर रही लावण्या की ओर नजरें डालीं। उसके हल्के सुनहरे कंधे तक के बाल थे, बड़े बड़े आंखों में लंबी पलकें, सावधानी से कटे हुए हल्के बैंग्स के नीचे, और उसका सादा सा मेकअप वास्तव में शुद्ध और कामुक शैली को छिपाता था। एक बेज रंग का बुना हुआ कार्डिगन और हल्का नीला प्लीटेड स्कर्ट, सफ़ेद चमड़े के जूतों और टखने के मोजों के साथ उसने शुद्ध कॉलेज छात्रा की छवि को पूरी तरह से चित्रित किया था। वह अपनी मधुर आवाज में सहपाठियों से बात कर रही थी, कभी भी चांदी की घंटी जैसी हंसी छोड़ते हुए। जया ने आंखें घुमाईं और धीरे से बड़बड़ाई, फिर शुरू हो गया यह मौनी। लेकिन जया अचानक करीब आए और रहस्यमयी ढंग से बोली, मैंने सुना है कि इस कास्टिंग में प्रोफेसर न केवल अभिनय कौशल को महत्व देता है बल्कि प्रायोजन को भी। उसने 3 उंगलियां उठाईं और कहा, प्रॉप्स, स्थान और फिल्मांकन फंड, ये सब जरूरी हैं। आखिरकार ये परिवर्तन हमारे नाटक क्लब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जया ने शालिनी के कंधे को ठोका और कहा, वैसे तुम्हारे पति ने क्या कहा? क्या उन्होंने कार उधार देने के लिए सहमति दी? पता नहीं। क्या तुमने नहीं कहा? मैंने कहा था, मैंने संदेश भेजा लेकिन जवाब नहीं मिला। जया को अचानक एहसास हुआ कि शालिनी पहले फ़ोन को क्यों घूर रही थी। बात करते हुए नाटक कक्षा का दरवाजा अचानक खुल गया। गौरी सक्सेना एक मधुर मुस्कान के साथ एक युवा लड़के का हाथ पकड़कर अंदर आई। उसने आज शानदार मेकअप किया था, काले लहराते बाल कंधों पर लटक रहे थे और एक स्लिम ड्रेस उनकी खूबसूरत आकृति को उभार रही थी। उसके बगल का लड़का और भी ध्यान खींचने वाला था। वह लगभग 1.8 मीटर लंबा था, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए, चेहरे की बनावट त्रिविम थी और वह बहुत सुंदर दिखता था। वाह! नाटक कक्षा में आश्चर्य की आवाज़ें गूंजीं। कई लड़कियां आपस में फुसफुसा रही थीं। गौरी सक्सेना ने इतना सुंदर बॉयफ्रेंड कहाँ से ढूंढा? इस तरह की शक्ल के साथ वह डेब्यू कर सकता है। सबकी चर्चा सुनकर गौरी ने गर्व से ठुड्डी उठाई और लड़के का हाथ और कसकर पकड़ लिया।
मैं आप सभी को परिचय कराती हूँ, यह मेरा बॉयफ्रेंड विवान झा है, हमारे विश्वविद्यालय में सीनियर। उसने जोर देकर कहा। वह पहले हमारे स्कूल के छात्र संघ के उपाध्यक्ष थे। विवान ने हल्की मुस्कान दी और सभी को नकली ढंग से अभिवादन किया। इस हरकत ने कई जूनियर स्कूल लड़कियों की आंखों में सितारे चमका दिए। वैसे गौरी ने अपनी आवाज़ ऊंची की और पूछा, मैंने सुना है कि इस छोटे नाटक के लिए एक लग्जरी कार चाहिए। उसने विवान की ओर देखा और विनम्रता से कहा, ऐसा हुआ कि विवान के पास एक कार है। हालांकि यह कोई लग्जरी कार नहीं है, लेकिन अगर वाकई बेहतर नहीं मिली तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कौन सी कार? किसी ने उत्सुकता से पूछा। गौरी ने मुंह ढककर हंसी और कहा, यह बस एक साधारण ऑडी है, इसे खरीदने में सिर्फ 7 लाख से थोड़ा ज़्यादा खर्च हुआ था। उसने जानबूझकर सिर्फ शब्द पर जोर दिया। नाटक कक्षा में छिटपुट तालियां बजीं। किसी ने बड़बड़ाया, ए7 अच्छी है, लेकिन अगर यह डोमिनियरिंग सीईओ की भूमिका निभाए ये वाकई उतनी शानदार नहीं है। एक लड़के ने कहा, कौन सा डोमिनियरिंग सीईओ ए7 चलाता है? गौरी की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। ये देखकर विवान ने तुरंत उसके कंधों पर हाथ रखा, सभी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कार वाकई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी के पास इससे बेहतर है। ये सवाल पूछने के बाद बाकी लोग चुप हो गए और जगह अचानक शांत हो गई। आखिरकार ये वास्तविकता है, फास्ट 5 नहीं, यहाँ न फरारी हैं, न ही लैम्बोर्गिनी। ये तो छोड़ ही दो कि वे सिर्फ छात्र हैं, ये भी नहीं पता कि स्नातक होने और नौकरी करने के बाद वे अपने जीवन में 4 रिंग वाली कार चला पाएंगे या नहीं। इस पल में शालिनी के मोबाइल पर अचानक एक वीचैट संदेश आया। लक्ष्मी, कहाँ हो? मैं रास्ते में हूँ। अध्याय 31 360 डिग्री घुमाव का प्रदर्शन। शालिनी की आंखें फ़ोन पर संदेश देखकर चमक उठीं। उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। संदेश भेजने के बाद उनकी पहले की उदासी गायब हो गई। दूसरी ओर लावण्या ने अपनी सिग्नेचर छोटी सुनहरी बालों को उछाला और गौरी के प्रदर्शन को ठंडे नज़रों से देखा। वह मन ही मन सोच रही थी, ये गौरी सक्सेना वाकई नायिका की भूमिका के लिए पूरी ताकत लगा रही है। बॉयफ्रेंड, यह अच्छा लगता है, लेकिन वह सिर्फ एक कार्ड प्लेइंग बडी है। वह अच्छी तरह जानती थी कि विवान झा स्कूल में एक प्रसिद्ध प्लेबॉय था और वह अपनी गर्लफ्रेंड को कपड़ों से ज़्यादा बार बदलता था। विवान ने पहले उसका पीछा किया था और फूलों और बईग्ज़ भेजने सहित हर संभव तरीका आजमाया था। हालांकि उसे सहपाठियों ने टी आर्ट मास्टर का उपनाम दिया था, लेकिन कम से कम वह जानती थी कि सही कीमत का इंतजार कैसे करना है, इसलिए वह गौरी सक्सेना की तरह सस्ते में खुद को नहीं बेचेगी। लक्ष्मी JBALPUR विश्वविद्यालय के परिसर में गाड़ी चलाकर आए। खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने अपरिचित इमारतें देखीं और मन ही मन सिर हिलाया। यह विडंबना है कि हालांकि कृति चौहान भी जबलपुर विश्वविद्यालय की छात्रा है, वह इस परिसर से आश्चर्यजनक रूप से अपरिचित थे। पहले कृति ने हमेशा ये कहकर उन्हें स्कूल में मिलने से मना किया था कि इससे बुरा प्रभाव पड़ेगा। खाना डिलीवरी करते समय वह खाना केवल स्कूल के गेट पर निर्दिष्ट क्षेत्र में रख सकते थे और उन्हें स्कूल के गेट में कदम रखने का मौका भी नहीं मिला। कॉलेज न जाना लक्ष्मी के जीवन का एक बड़ा अफसोस है, लेकिन ये शैक्षिक योग्यता के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव की कमी के बारे में है। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये कहना चाहिए कि जब से वह गाड़ी लेकर आए, रास्ते में कई नज़रें उनकी यंगवैंग U8 की ओर आकर्षित हुईं। लक्ष्मी के उतरने के बाद कई लड़कियों का ध्यान उन पर स्थानांतरित हो गया। लक्ष्मी ने आज बहुत औपचारिक कपड़े पहने थे। आज उन्होंने वह ग्रे शर्ट पहनी थी जो स्वाति वाधवा ने उनके लिए चुनी थी, ऑफ वाइट 9 पॉइंट कैजुअल पतलून की एक जोड़ी के साथ और गहरे भूरे रंग के हस्तनिर्मित कस्टम मेड चमड़े के जूते। उनमें एक कुलीन सज्जन का स्वभाव था। सहपाठी, क्या आप बता सकते हैं कि नाटक क्लब कैसे जाना है? वह कुछ लड़कियों के पास गया जो वहां से गुजर रही थीं। कई लड़कियां तुरंत रुक गईं और उनकी आंखें चमक उठीं। एक प्यारी लड़की ने लक्ष्मी को लंबे समय तक देखा और फिर लाल चेहरा लिए उनकी ओर इशारा किया। यह आगे लाल ईंट की इमारत में है। हम भी वहां जा रहे हैं, तो हम आपको साथ ले जा सकते हैं। धन्यवाद, लेकिन ठीक है। लक्ष्मी ने विनम्रता से मुस्कुराया और मुड़कर चले गए। रुकिए, एक छोटी स्कर्ट वाली दूसरी लड़की ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकती हूँ? लक्ष्मी ने मना नहीं किया, लेकिन वीचैट जोड़ने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि गाड़ी के चारों ओर कई छात्र जमा हो गए थे और लोगों की संख्या बढ़ रही थी और सभी ने अपने मोबाइल निकालकर तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। इसने लक्ष्मी को उनकी हाई स्कूल की याद दिला दी। जब भी वह अपनी पसंद की गाड़ी देखते, वह इसके आसपास खड़े होकर लंबे समय तक देखते। क्यों न हम इसे आजमाएं? लक्ष्मी ने मुस्कुराकर ड्राइवर का दरवाज़ा खोला, संकेत देते हुए कि वे अंदर जा सकते हैं। पहले कुछ लड़के शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, लेकिन जब लक्ष्मी ने फिर से आमंत्रित किया तो कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए और अंदर बैठ गए। एक पल के लिए ये जगह BYD का बूथ बन गई थी। भाई, मैंने सुना है कि यह गाड़ी पानी में जा सकती है और यहाँ तक कि गोल गोल भी घूम सकती है ना?
लक्ष्मी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, वाकई मैं सबके लिए इसका प्रदर्शन करूं। देखने वाले छात्र अचानक उत्साहित हो गए और अपने मोबाइल उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। लक्ष्मी ड्राइवर की सीट पर वापस बैठे, सीट बेल्ट बांधी और पहले गाड़ी के स्थान पर स्टीयरिंग मोड को चालू किया। जैसे ही मोटर की अनूठी गुनगुनाहट की आवाज आई, यंगवांग यू8 के विशाल शरीर को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह नाच रहा हो। चारों पहिए एक साथ घूम रहे थे। वाह! भीड़ में आश्चर्य की चीखें गूंजीं। लक्ष्मी ने हल्के से एक्सीलरेटर दबाया और लगभग 3 टन वजनी एसयूवी धीरे धीरे अपने शरीर को अक्ष के रूप में घूमने लगी। टायर जमीन से रगड़ते हुए हल्की आवाज कर रहे थे, लेकिन गाड़ी का शरीर चट्टान की तरह स्थिर था। कमाल है, जुंडू फकेरू। BYD की लहर वातावरण में देसी गाड़ियों ने जीत लिया। 360 डिग्री घुमाव पूरा करने के बाद लक्ष्मी ने केकड़ा मोड का प्रदर्शन किया, जिससे गाड़ी तिरछे चलने लगी। इस विशाल प्राणी को केकड़े की तरह तिरछे चलते देख आसपास के छात्रों ने फिर से आश्चर्य व्यक्त किया। ये वह गाड़ी है जो एक पुरुष को चलानी चाहिए। कमाल है, मैंने अभी का वह यूटर्न रिकॉर्ड किया। मैं इसे पहले वीचैट मोमेंट्स पर डालूंगा। अगर मैं ये गाड़ी चलाऊं तो क्या मैं दूसरी बार में 3 बार फेल हो सकता हूं? लड़कियों का ध्यान और भी अनूठा था। स्टीयरिंग व्हील घुमाते समय छोटा भाई बहुत सुंदर लगता है। ये गाड़ी उनके स्वभाव से बहुत मेल खाती है। ये सुंदर और संयमित है। सीनियर, क्या आपको एक्सेसरीज की जरूरत है? मैं 36D हूं और मैं आपको यामिदी कह सकती हूं। उसी समय नाटक क्लब के कई छात्रों ने वीचैट ग्रुप्स या मोमेंट्स में यंगवांग यू8 के प्रदर्शन का वीडियो देखा। अरे, हमारे स्कूल में वाकई कोई यंगवांग यू8 चलाता है, एक लड़के ने चीख कर कहा। दूसरों ने भी बोलना शुरू किया। इस गाड़ी का अपना ही जलवा है। अगर इसे हमारे लिए प्रॉप्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सके तो यह निश्चित रूप से काफ़ी होगा। क्या कोई इस गाड़ी के मालिक को जानता है? क्या इसे उधार लिया जा सकता है? ये गाड़ी हमारे भवन से ज़्यादा दूर नहीं प्रदर्शन कर रही है, क्यों न जाकर पूछ लिया जाए। और इस गाड़ी का मालिक बहुत सुंदर लड़का लगता है। लावण्या मुस्कुराई, गौरी सक्सेना को देखते हुए, जिसका जलवा छिन गया था, और जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची की। ओह, कुछ लोगों की लग्जरी कारें छायांकित हो गईं। गौरी और विवान दोनों नाखुश दिखे। आखिरकार युवा लोग अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, लेकिन कुछ सेकंड की दिखावा के बाद किसी और ने उनका जलवा छीन लिया। अगर वे खुश होते तो यह अजीब होता। जया ने फोन स्क्रीन को देखा। शालिनी, देखो ये गाड़ी का मालिक कितना सुंदर है, उस नकली विवान झा से 100 गुना बेहतर। शालिनी ने पहले ध्यान नहीं दिया और बस लापरवाही से देखा। वीडियो में व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह स्तब्ध रह गई। क्या तुम्हें रुचि है? जया ने उसे कोहनी से टहोका और कहा, तुम्हारी आंखें तो चिपक गईं। शालिनी ने नाखुशी से कहा, वह लक्ष्मी है। अरे, जया के गुलाबी बाल कांप उठे। क्या वह वही प्रायोजक है जिसने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए? उसने वीडियो को और करीब से देखा और हौंकते हुए कहा, टूट गया। टूट गया? क्या हुआ? शालिनी ने हैरानी से पूछा। जया का चेहरा गंभीर था। बहन, यह आपातकाल है। इस तरह का लड़का जो अमीर और सुंदर है, उसके आसपास ढेर सारी लड़कियां होंगी जो शॉर्टकट लेना चाहती हैं। उसे औरतों की कमी नहीं है। ये लड़का पैसे और शक्ल दोनों में पूरा मैकगफिन है। तुम्हें टोपी पहनाना आसान है। जया ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, लेकिन चिंता मत करो, ये जासूस निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगा उसकी वफादारी की जांच करने में। शालिनी ने माथा पकड़ लिया। तुम फिर क्या करने जा रही हो? इसकी चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अपनी अच्छी बहन की भविष्य की खुशी के लिए उसे लगा कि अब समय आ गया है कि वह एक प्रेम विशेषज्ञ कार्रवाई करे। अध्याय 32 पेशकश कक्षा में इश्कबाजी। लक्ष्मी को उम्मीद नहीं थी कि यह गाड़ी युवाओं में इतनी लोकप्रिय होगी। आने वाले लोगों की अंतहीन भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह जल्दी खत्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने गाड़ी को यहाँ छोड़ दिया और खुद शालिनी को ढूंढने चले गए। लक्ष्मी ने लापरवाही से गाड़ी की चाबियां सेंटर कंसोल पर फेंकी, दरवाजा खोला और उतर गए। देखने वाले छात्र एक पल के लिए चुप हो गए और एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। भाई, आप क्या कर रहे हैं? एक लड़के ने भ्रमित होकर पूछा। लक्ष्मी ने हाथ हिलाया, आप लोग देख सकते हैं, मुझे पहले कुछ काम करना है। ये कहकर वह मुड़ गए, वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक आकर्षक पीठ छोड़ते हुए। हो, अभी चले गए। बास्केटबॉल वर्दी में एक लड़के ने आंखें चौड़ी कीं। गाड़ी नहीं चाहिए। कमाल है, ये लड़का वाकई अमीर है, उसे खरोंच का भी डर नहीं। तुम्हें क्या पता, ये लाखों की लग्जरी गाड़ी तुम्हारी नज़रों में खजाना है, लेकिन अमीरों की नज़रों में ये बस एक खिलौना है। उन्हें कोई परवाह नहीं। हाय, ये भाई बहुत अच्छा है। नाटक क्लब के रास्ते में लड़कियां बार बार उनसे बात करने आ रही थीं। सीनियर, क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकती हूँ? एक ऊंची चोटी वाली लड़की ने उन्हें रोका, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हुए। बिल्कुल, लक्ष्मी ने मुस्कुराया, अपना मोबाइल निकाला और कुशलता से कोड स्कैन किया। ये रास्ते में 5वीं लड़की थी जो उनके संपर्क मांगने आई थी।
लक्ष्मी का मुख्य विषय है निस्वार्थ प्रेम, जो आता है उसे स्वीकार करना। ये कहना होगा कि जबलपुर विश्वविद्यालय में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। हालांकि वे शालिनी जितनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन वे शीर्ष स्तर की हैं। शिक्षण भवन के कोने को मोड़ते ही नाटक क्लब की लाल ईंट की इमारत सामने थी। लक्ष्मी ने अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया और नाटक कक्षा का दरवाजा धकेला। खटखट। अंदर घुसने पर उन्होंने पाया कि यह काफी बड़ा था और कई सीटें घनी तरह से भरी हुई थीं। लक्ष्मी ने चारों ओर देखा, भीड़ में शालिनी को ढूंढते हुए। अरे क्या ये वही सुंदर लड़का नहीं है जो वीडियो में यंग वैंग यूए चला रहा था? किसी ने धीरे से चीखा। वह हमारे नाटक क्लब में क्यों है? पता नहीं, ऐसा लगता है कि वह किसी को ढूंढ रहा है। सहपाठी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? लावण्या चावला छोटे सुनहरे बालों के साथ मधुर मुस्कान के साथ लक्ष्मी के पास आई। लक्ष्मी ने उसे कुछ सेकंड तक देखा और कुछ आश्चर्य हुआ। वह शालिनी के स्तर की एक और खूबसूरती थी। ये लड़की ज्यादा लंबी नहीं थी और वह नाजुक और शुद्ध प्रकार की थी। उसमें एक स्वाभाविक स्वभाव था जो आपको उसे अपनी बाहों में लेकर अच्छे से देखभाल करने की इच्छा जगाता था। लक्ष्मी ने कहा, मैं शालिनी जवेरी को ढूंढ रहा हूँ। शालिनी जवेरी सुनकर लावण्या की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखी, लेकिन वह जल्दी गायब हो गई। उसने सिर थोड़ा झुकाया और स्वाभाविक रूप से एक कदम और करीब आई और उसकी परफ्यूम की खुशबू और स्पष्ट हो गई। शालिनी, वह पेशकश कक्षा में है क्या? सीनियर शालिनी का। लक्ष्मी जवाब देने ही वाला था कि पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। जया ने दौड़कर रास्ता रोका। अरे, इस हरी चाय लड़की से दूर रहो। उसने लावण्या को गुस्से से घूरा। तुम क्या करना चाहती हो? फिर से किसी को चुराने की कोशिश? लावण्या नाराज नहीं हुई, उसकी आंखें मासूम और शिकायती थीं। जया, तुम ऐसी क्यों हो? मैं बस रास्ता दिखाने में मदद करना चाहती थी। क्या हास्यास्पद रास्ता? जया गुस्से में थी। लावण्या की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसने अपने निचले होंठ को काटा और लक्ष्मी की ओर देखा। मुझे माफ करें सीनियर, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। जया को उसकी बदतमीजी के लिए दोष मत दो, वह आमतौर पर ऐसी नहीं है। बस मैंने उसे गुस्सा कर दिया। उसने अपनी उंगलियों से कपड़ों का कोना घबराहट में मरोड़ा, जैसे कोई बच्चा जिसने कुछ गलत किया हो। लक्ष्मी ने भौहें उठाईं। वाह, यह अभिनय कमाल का है। वह दयनीय नज़ारा बहुत ही लुभावना है। यही कारण है कि हर कोई हरी चाय बहन की भूमिका को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही वे जानते हों कि यह सब अभिनय है। क्योंकि वह पैसा चाहती है और तुम भावनात्मक मूल्य चाहते हो। सबको वह मिलता है जो वे चाहते हैं। तुम्हारी असली गर्लफ्रेंड तुम्हें दबाती है, लेकिन वह तुम्हें पूजे गए राजा की तरह महसूस कराती है। हो सकता है वह तुमसे वास्तव में प्यार न करे, लेकिन वह तब तक ऐसा अभिनय करने को तैयार है जब तक तुम दिवालिया नहीं हो जाते। यही उच्चस्तरीय हरी चाय का आकर्षण है। जया ने आंखें घुमाई, लक्ष्मी की ओर मुड़कर बोली, मेरे साथ आओ, इन चुलबुली लड़कियों को नजरअंदाज करो। हर एक शालिनी की लड़की को चुराना चाहती है। लक्ष्मी अवाक रह गए और उसे अपने साथ बैकस्टेज खींचने दिया। ये गुलाबी बालों वाली लड़की वही आधी बहन होनी चाहिए जिसका जिक्र शालिनी ने किया था। जया नायर। रास्ते में वह स्पष्ट रूप से कई नज़रों को अपने पर टिका हुआ महसूस कर सकते थे और कभी भी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। क्या ये वह लड़का है जो यंग वैंग यूए चला रहा था? असली इंसान वीडियो से भी ज्यादा सुंदर है। मैंने सुना कि वह शालिनी जवेरी को देखने आया है। उनका क्या रिश्ता है? पेशकश कक्षा का दरवाजा खोलते ही शालिनी मेकअप मिरर के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी। शालिनी को देखते ही लक्ष्मी की सांसें रुक गईं। शालिनी आज बहुत खूबसूरत थी। उनके लंबे भूरे बाल हल्के कलमे थे और कंधों पर लटक रहे थे, जिससे उनकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद दिख रही थी। काले स्टॉकिंग्स ने उनकी पतली टांगों को लपेटा था और हाई हील्स ने उनके टखनों को और भी नाजुक बना दिया था। सबसे खतरनाक थी उनकी प्रोफेशनल ड्रेस, जिसमें सफ़ेद शर्ट के बटन तनावग्रस्त थे और आकार में भव्य थे। तुम क्या कर रहे हो? शालिनी उनकी सीधी नज़रों से असहज महसूस कर रही थी। ये नाटक में किरदार का डिज़ाइन है। लक्ष्मी ने अपनी नाक छुई और कहा, क्या फ़ायदे, किस तरह का नाटक इस तरह के कपड़े की मांग करता है? डोमिनियरिंग सीईओ मुझसे प्यार करता है, शालिनी ने धीमी आवाज़ में समझाया। तो तुम नायिका की भूमिका के लिए ऑडिशन दे रही हो? शालिनी ने सिर हिलाया, थोड़ा हिचकिचाते हुए। दरअसल मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि ऑडिशन दूं या नहीं। क्यों? लक्ष्मी हैरान थे। जया ने आंखें घुमाईं। क्योंकि स्क्रिप्ट में अंतरंग दृश्य हैं और कुछ लोग बहुत जलनशील हैं। जया नायर। शालिनी ने शर्मिंदगी में उसे रोक दिया। लक्ष्मी अचानक हंस पड़े। उन्होंने हाथ बढ़ाया और धीरे से शालिनी की ठुड्डी उठाई, उसे अपनी आंखों में सीधे देखने के लिए मजबूर किया। तो फिर कोशिश करने की क्या जरूरत? तुम मेरी हो। मैंने कहा, लक्ष्मी ने एक एक शब्द कहते हुए। मैं नहीं जा सकता, मुझे जलन होगी। शालिनी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके कानों की नोक तक लाल हो गई। कौन तुम्हारी है? जया ने हाँफते हुए कहा। मुझे क्यों लगता है कि तुम डोमिनियरिंग सीईओ की भूमिका के लिए काफ़ी उपयुक्त हो।
शालिनी ने जया को धक्का दिया और कहा, जल्दी जाकर अपने कपड़े बदलो। प्रोफेसर ने तुम्हें ऑडिशन न देने को तो नहीं कहा। जया ने होंठ टेढ़े किए और कहा, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ और बल्ब नहीं बनूंगी। उसने लक्ष्मी की ओर आंख मारी, कुछ लोगों को मौका पकड़ना चाहिए। जया के पेशकश कक्षा में जाने के बाद ही शालिनी ने राहत की सांस ली। वह बोलने ही वाली थी कि लक्ष्मी ने गंभीरता से कहा, दरअसल मुझे अभिनय में काफ़ी रुचि है। क्यों न हम पहले अपने अभिनय का रियाज करें। शालिनी स्तब्ध रह गई। लक्ष्मी ने टेबल पर पड़ी स्क्रिप्ट उठाए और नाटकीय ढंग से पलटने लगे। देखते हैं, ओह यहाँ एक दीवारदौंग दृश्य है। उन्होंने अचानक सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न हम इसे आजमाएं। शालिनी ने सहज रूप से एक कदम पीछे लिया। उसकी पीठ ड्रेसिंग टेबल से टकरा गई। तुम परेशान मत करो। कौन परेशान कर रहा है। लक्ष्मी एक कदम आगे बढ़े और कहा, मैं तुम्हें पहले से किरदार में ढलने में मदद कर रहा हूँ। शालिनी का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह बाहर कूद जाएगा। इतना करीब मत आओ, बाहर लोग हैं। लक्ष्मी जानबूझकर और करीब आए और पूछा, तुम्हारा मतलब है कि अगर कोई नहीं है तो ठीक है ना। शालिनी ने शर्मिंदगी और गुस्से में उन्हें धक्का दिया। लक्ष्मी, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुमसे 10,000 रुपये काट लूंगी। लक्ष्मी एक कदम पीछे हटे, लेकिन उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। कैसा रहा मेरा अभिनय? ठीक है। शालिनी ने गुस्से में पैर पटका, तुम गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या मेरे जैसा विनम्र गुंडा होता है? लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, मैं समर्पित हूँ। क्यों न हम चुंबन दृश्य को फिर से आजमाएं। तुम्हारी हिम्मत। शालिनी ने पैर उठाकर उन्हें लात मारने की कोशिश की। इस पल में पेशकश कक्षा का पर्दा खींचा गया। जया ने सिर बाहर निकाला और कहा, अरे प्रभाव का ध्यान रखो, यहाँ लोग हैं। उसने लक्ष्मी की ओर आंख मारी, लेकिन तुम लोग जारी रखो, मान लो मैं नहीं हूँ। शालिनी शर्मिंदगी और गुस्से में थी। लक्ष्मी ने स्वाभाविक रूप से उनके कंधों पर हाथ रखा और जया से कहा, झांक मत वरना तुम्हें आंख में दर्द हो सकता है। छी। जया ने आंखें घुमाईं। सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम्हें इश्कबाजी करनी है तो ऑडिशन के बाद तक रुको। शालिनी ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को घूरा, कौन उसके साथ इश्कबाजी कर रहा है। अध्याय 33 तुमने मेरे लिए खाना डिलीवर किया। इस पल में पेशकश कक्षा का दरवाजा फिर से खुला। गौरी सक्सेना विवान झा का हाथ पकड़कर अंदर आए। उसके पीछे लावण्या चावला थी। लक्ष्मी को देखते ही विवान ने तुरंत मुस्कान डाली और आगे बढ़ा। नमस्ते भाई, मैं विवान झा हूँ। तुम्हारी यंगवांग यूएट बहुत अच्छी है। क्या तुम किसी दिन मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? लक्ष्मी ने विनम्रता से हाथ मिलाया, लेकिन बोलने से पहले गौरी ने ठंडे लहजे में तंज कसा, विवान, वह लाखों की लग्जरी गाड़ी चलाता है, वह तुम्हारी फटीचर ए साथ में कैसे रुचि लेगा? उसने शालिनी की ओर तीखी नज़रों से देखा। कुछ लोग बस दूसरों की चापलूसी करने में अच्छे हैं। विवान ने अभी भी मुस्कान बनाए रखी, लेकिन मन ही मन गौरी को कोस रहा था। इस बेवकूफ़ औरत का दिमाग उसकी छाती में उगाया है। वह मन ही मन कोस रहा था। छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में विवान को सामाजिक संबंधों का महत्व बहुत अच्छे से पता था। एक लाखों की लग्जरी गाड़ी चलाने वाला अमीर दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति, उसके पीछे संबंधों का एक नेटवर्क हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक पल की तकरार जीतने के लिए नाराज करना, केवल मूर्ख ही ऐसा करेंगे। हालांकि वह वाकई नाखुश था कि लक्ष्मी ने उसका जलवा छीना। विवान को बेहतर समझती कि दुश्मन बनाने से बेहतर है दोस्त बनाना। आजकल ज़्यादा दोस्त मतलब ज़्यादा रास्ते, ज़्यादा दुश्मन मतलब ज़्यादा दीवारें। गौरी बस अपने मन की बात कहती है, इसे दिल पर मत लो भाई लक्ष्मी। विवान ने मुस्कुराकर बात को संभालने की कोशिश की और चुपके से गौरी की कलाई को चिकोटी काटकर उसे चुप रहने की चेतावनी दी। लेकिन गौरी को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था और इसके बजाय वह असंतुष्ट थी क्योंकि विवान काया था। हालांकि उसने और कुछ नहीं कहा और पेशकश कक्षा में चली गई। लावण्या ने लक्ष्मी को विचारपूर्वक देखा और कपड़े बदलने चली गई। जब कई लोग कपड़े बदलकर बाहर आए तो पूरी नाटक कक्षा तुरंत शांत हो गई। 4 अलग अलग शैली की खूबसूरत लड़कियां एक के बाद एक हाई हील्स में बाहर निकलीं। इस दृश्य को कौन सहन कर सकता है? सबसे आगे चल रही गौरी ने चटकीली लाल ड्रेस पहनी थी, जिसमें बहुत गहरा वी-नेक था जो चलते समय लहरा रहा था। उसने जानबूझकर अपनी पतली कमर को मरोड़ा, चेहरे पर गर्व भरा भाव था। उसके पीछे पीछे लावण्या ने शुद्ध सफ़ेद प्रोफेशनल सूट चुना था। उसके छोटे सुनहरे बाल उसकी गोरी त्वचा को उभार रहे थे और उसकी स्कर्ट बिल्कुल सही लंबाई की थी। उसने अपने हाथ पीछे रखे, सिर झुकाया और एक मासूम मुस्कान दिखाई, जैसे एक शुद्ध छोटा सफ़ेद खरगोश। जया ने अप्रत्याशित रूप से काला न्यूट्रल सूट पहना, गुलाबी डबल चोटियां और टाई के साथ। उसने अपने हाथ जेब में डाले, सुंदर और कूल दिख रही थी। कमाल, एक लड़के ने धीरे से आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि अमीर लोग सक्षम सचिव ढूंढना पसंद करते हैं। अब मुझे समझ आया क्यों। माँ, मैं प्यार में पड़ गया। मैं भी। ये कौन सहन कर सकता है?
क्लब के सदस्य बात कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे और कई लोग पहले ही अपने फ़ोन निकालकर तस्वीरें लेने लगे थे। लक्ष्मी शालिनी के पास आए और कहीं से एक सूट जैकेट लाए और उनके कंधों पर डाल दिया। ठंड है, सर्दी मत पकड़ लेना। गर्मी है, शालिनी ने चुपके से विरोध किया। वैसे क्या तुमने मुझे ऑडिशन देने से नहीं रोका? मैं स्टेज पर नहीं जा रही। जया हंसते हुए मर रही थी। कुछ लोग जलनशील हैं। लक्ष्मी को इस पर शर्मिंदगी नहीं थी बल्कि गर्व था। ये सच है कि पुरुषों को स्टॉकिंग्स पसंद हैं, लेकिन वे उन्हें दूसरों की गर्लफ्रेंड की टांगों पर पहने देखना चाहते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड केवल मेरे लिए पहन सकती है। कई लोग नाटक कक्षा में बैठकर प्रोफेसर के आने का इंतजार कर रहे थे। गौरी ने लक्ष्मी को लंबे समय तक घूरा, जिससे जया असंतुष्ट हो गई। क्या देख रही हो? क्या बुरे विचार बना रही हो? जया के टोकने के बाद गौरी ने न केवल खुद को रोका, बल्कि अचानक एक समझदारी भरा भाव दिखाया। मुझे याद आया, तुमने मेरे लिए खाना डिलीवर किया था। उसने लक्ष्मी की ओर देखा और इतनी जोर से बोली कि आसपास के सभी लोग देखने लगे। विवान का दिल धक से रह गया और उसने जल्दी से बात को संभालने की कोशिश की। गौरी, तुम क्या बकवास कर रही हो? जो लाखों की लग्जरी गाड़ी चलाता है, वह खाना कैसे डिलीवर कर सकता है? वह मन ही मन दांत पीस रहा था, लेकिन वह पहले ही सोच रहा था कि भविष्य में इस दिमागहीन औरत से कैसे छुटकारा पाया जाए। ऐसी बोझिल औरत को रखना, जो लोगों के भाव पढ़ना नहीं जानती, केवल नुकसान लाएगा। मैंने गलती नहीं की, गौरी ने जोर देकर कहा। कुछ दिन पहले उसने मेरे लिए मसालेदार हॉटपॉट लाया था। मैं कभी गलती नहीं करूंगी। सबके आश्चर्य में लक्ष्मी ने वास्तव में सिर हिलाया। हाँ, मैं वाकई डिलीवरी मैन हूँ। नाटक कक्षा में हंगामा मच गया। यह क्या बात है? एक डिलीवरी मैन लाखों की लग्जरी गाड़ी चलाता है। अगर खाना डिलीवरी इतनी लाभकारी है तो कॉलेज जाने की क्या जरूरत? लक्ष्मी के स्वीकार करने पर गौरी ने तुरंत मुस्कुराया, जैसे उसने कुछ पकड़ लिया हो। तो गाड़ी किराए की है। तुमने शालिनी जवेरी के लिए इज्जत बचाने के लिए वाकई बहुत मेहनत की। उसने शालिनी की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। शालिनी, तुम धोखा तो नहीं खा गई ना? या उसने जानबूझकर रुका? तुम्हें पता था कि वह डिलीवरी मैन है? नाटक कक्षा में सबकी नज़रें शालिनी पर टिक गईं। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां भी खुशी से भरी थीं। उन्हें पहले शालिनी से जलन थी कि उसने एक लंबा, अमीर और सुंदर लड़का ढूंढा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह नकली था। शालिनी ने अप्रत्याशित रूप से मुस्कुराया। वह ठीक ठीक जानती थी कि लक्ष्मी क्या करता है। वह बहस करने की इच्छुक नहीं थी और बस हल्के से बोली, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। शालिनी को परवाह न होने का मतलब यह नहीं था कि जया को भी परवाह नहीं थी। जया ने हाथ कमर पर रखे। गौरी सक्सेना, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कभी 2 लाख रुपए दिए? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे लिए 1,20,000 रुपए की लग्जरी वस्तुएं खरीदी? तुम्हारा मतलब क्या है? गौरी असंतुष्ट थी। जया ने तंज कसा। लक्ष्मी ने ये सब किया है। शालिनी ने खुद यंगवैंग U8 को 4S स्टोर से वापस चलाया था। मुझे लगता है कि तुम जंगली सुअर की तरह हो जो बढ़िया चोकर नहीं खा सकती। तुमने कभी अच्छी चीजें नहीं देखी। गौरी का चेहरा लाल हो गया। बकवास करती रहो। उसने विवान की आस्तीन खींची। विवान, वे मिलकर मुझे धमका रहे हैं। विवान ने आगे बढ़कर बात को संभालने की कोशिश की और साथ ही उसे राहत महसूस हुई। यह एक गरीब लड़का था जो अमीर होने का दिखावा कर रहा था। उसने फिर से एक श्रेष्ठ मुस्कान डाली। गौरी, हंगामा मत करो। खाना डिलीवरी करना भी अच्छा है, अपनी जीविका कमाना। उसने लक्ष्मी की ओर देखा और कहा, दरअसल मेरा परिवार विदेशी व्यापार में है। अगर तुम्हें रुचि है, छोटे लक्ष्मी, तुम स्नातक होने के बाद मेरी कंपनी में काम करने आ सकते हो। महीने में 10,000 रुपये कमाना कोई समस्या नहीं है। वह एक सेकंड पहले भाई लक्ष्मी था और अगले ही पल छोटा लक्ष्मी। विवान जैसे लोगों के लिए लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना बुनियादी ज्ञान है। ये लड़का बुरा नहीं है, कम से कम वह उपन्यासों के उन दिमागहीन खलनायकों की तरह सीधे तौर पर मजाक नहीं करता। लक्ष्मी मुस्कुराए। मैं कॉलेज छात्र नहीं हूँ, मुझे डर है कि मैं इस नौकरी को नहीं निभा सकता। कॉलेज छात्र भी नहीं तो तुम? एक डिलीवरी बॉय ने जबलपुर विश्वविद्यालय की सुंदरी शालिनी जवेरी को कैसे पकड़ा? वह अपने आप से पूछ रहा था कि वह लक्ष्मी से शक्ल, परिवार और स्थिति में बेहतर था, लेकिन शालिनी ने उसकी ओर देखा तक नहीं और इसके बजाय लक्ष्मी से प्यार कर बैठी जो खाना डिलीवर करता था। इस पल में विवान को बिना किसी हिचकिचाहट के सवाल पूछने की इच्छा हुई। स्कूल जाना वास्तव में बेकार है, जल्दी समाज में प्रवेश करना अच्छा है। विवान ने हाथ हिलाया और मन ही मन सोचा। उनके कपड़ों को देखते हुए, साथ ही गाड़ी किराए की फीस, शायद उन्हें कई महीनों की तनख्वाह खर्च करनी पड़ी होगी, जो वाकई काफ़ी मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति से बहस करने की वाकई कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे वह केवल सस्ता दिखेगा। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग रॉक स्टार हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।